तो शो की शुरुआत अगले साल की बात के साथ। जी हाँ, ये ऐसा वक्त है जहाँ पर हम सबको इंतज़ार रहता है कि अब अगले साल के लिए कहाँ कमाई के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के स्टॉक्स खरीदें, किस तरह के फंड्स में निवेश किया जाए। तो यहाँ पर कोटक एएमसी ने अपना मार्केट आउटलुक 2025 जो है वो लॉन्च किया है। अब ऐसे में आपके पास कमाई के यानी रिटर्न बढ़ाने के और जोखिम कम करने के क्या क्या मौके हैं, विस्तार से हमने बातचीत की है नीलेश शाह एमडी कोटक महिंद्रा एएमसी से। चलिए इस बातचीत को सुन लेते हैं। साल का वो समय जब हम इंतजार करते हैं कि अब अगले साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किए जाए, क्या नई रणनीति यहाँ बनानी चाहिए, किस तरह के निवेश पर आपको दाव लगाना चाहिए। तो कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना मार्केट आउटलुक 2025 जो है वो जारी किया है और इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। खुद नीलेशा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब पिछले 6 महीने बहुत परेशानी हुई है निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में, जिन्होंने लगातार इतने सालों से रिटर्न देखा है, थोड़ा सा उसमें कमी आती हुई उनको दिखाई दी है। अब आपका मार्केट आउटलुक क्या कहता है 2025 के लिए? अपने एक्सपेक्टेशंस को रिटर्न के लिहाज से क्या करें, कम कर लें या सिलेक्टेड दाव लगाएं? एक पिछले 5 साल आपने बैटिंग पिच के ऊपर बैटिंग की, रन बनाना बहुत ईजी था। आने वाले 3-5 साल अब एक इवन पिच है, बॉलर को भी उतना ही चांस मिलेगा। अब चौके छक्के मारने की जगह पे 1-1, 2-2 रन निकालने पड़ेंगे और कभी लूज बॉल मिल गया तो वो तकदीर की बात है। तो निवेशकों को अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल में जितने अधिक रिटर्न लोगों ने देखे, शायद उस प्रकार के रिटर्न आने वाले 3-5 साल में देखने की गुंजाइश बहुत कम है। ओके। और ऐसा आप किस बिना पे कह रहे हैं? आपका रिसर्च और आपकी एनालिसिस और रिपोर्ट क्या कहती है सर? एक हमारा बेस काफी बड़ा है। सेकंड, अर्निंग्स ग्रोथ जब हमने बॉटम पे शुरुआत की तब तकरीबन 1.6% ऑफ जीडीपी थी। 2010 से 2020 में कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी कुछ 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ हुई। 2020 से 2024 के बीच में वो 4 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हो गई। अब 4 का 15 तो हो चुका है, 15 का 60 तो नहीं होगा आने वाले 5 सालों में। 15 का 25 होगा, 30 होगा। इसीलिए लोगों को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत मॉडरेट करनी पड़ेगी। अब वैल्यूएशन री रेटिंग है नहीं, हम ऑलरेडी दुनिया के वन ऑफ द प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट है। अब अर्निंग्स ग्रोथ ही आपको रिटर्न देगा और अर्निंग्स ग्रोथ 4 लाख करोड़ का 15 लाख करोड़ आपने पिछले 5 साल में देख लिया है। अब 15 का 60 नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। अब 15 का 60 नहीं होगा, इसके पीछे अब हम कॉर्पोरेट्स की रणनीति, उनके नतीजे को देखकर अगर हम समझना चाहें, कहाँ कहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स, कहाँ कहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है? कविता, अगेन बेस काफी बड़ा है। वो 4 लाख करोड़ में पीएसयू बैंक लॉस कर रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, टेलीकॉम कंपनी लॉस कर रही थी, अब वो सारे प्रॉफिट में आ गए हैं। तो बेस आपका बड़ा हो चुका है। अब मतलब आप उस प्रकार से नहीं खेल सकते जैसे आप स्टार्टिंग ओवर्स में खेल रहे थे, बैटिंग पिच पे खेल रहे थे। एंड इकोनॉमी की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में डीजल सेल्स, सीमेंट सेल्स, ऑटो सेल्स सबड्यूड थे। आप ये भी कह सकते हैं कि वो बारिश की वजह से था। सरकार ने कैपेक्स भी कम किया अप्रैल से जुलाई में बिकॉज ऑफ इलेक्शन, और सितंबर के महीने में श्राद्ध पीरियड था जब लोग चीजों की खरीदी नहीं करते। अक्टूबर में कुछ रिवाइवल दिखा है। 2-व्हीलर सेल्स पोस्ट फेस्टिवल सीजन इज ग्रोइंग फास्टर देन ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। अपैरल सेल्स हैव ग्रोन। बट जो जीएसटी कलेक्शन है वो आज भी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के नीचे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ जीडीपी फर्स्ट हाफ से अच्छा रहेगा, बिकॉज फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग सीजन है और सरकार कैपेक्स करेगी। लेकिन टू एक्सपेक्ट कि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा वो मुश्किल लगता है। अच्छा, अब बीते साल हमने बहुत सारे आईपीओ आते हुए देखे हैं। एसएमई आईपीओ को लेकर निवेशकों में खासा रुझान देखने को मिला। हालांकि रेगुलेटर ने इसको लेकर सख्ती भी बहुत यहाँ पर दिखाई है, तमाम तरह की गतिविधियों को देखते हुए, तमाम तरह के नुकसानों को देखते हुए, जो कि हो सकता है निवेशकों को। अब आने वाला साल भी हम आईपीओ बाजार
को थोड़ा बहुत गर्म ही देख रहे हैं फिलहाल, जितनी खबरें समझ में आ रही है या जितने नाम यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सब्सिडरीज भी हैं वो जो लिस्ट होंगी। इस तरह के बाजार में अब कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए? ये आपको भी लगता है कि यहाँ पर भी अब चौके छक्के वाला सीन हो गया है, अब यहाँ पर भी एक एक दो पर ही फोकस करना चाहिए? सो एक कहावत है, चलती का नाम गाड़ी। जी। अब हर चलती हुई गाड़ी में बैठना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। आपको ये देखना जरूरी है कि भाई ये गाड़ी का ड्राइवर कैसा है। एंड कल ही हमने सेबी का एक ऑर्डर पढ़ा एसएमई आईपीओ के लिए, क्या बखूबी उन्होंने काम किया है, रिसर्च किया है, लोगों को दिखाया है कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। सही बात है। तो मैं तो इन्वेस्टर से ही की रिक्वेस्ट करूंगा, एक कहावत है, जहाँ लोभी लोग होते हैं वहां पे 60 लोग चोर लोगों को भूखे नहीं मरना पड़ता है। जहाँ लोभिया हो त्या धुतारा भूखे ना मरे। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर मनी, इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, दे आर देयर इन मेन बोर्ड, दे आर देयर इन एसएमई ऑल्सो, बट अवॉइड कंपनीज जहाँ पे चलती का नाम गाड़ी है। ओके, सेक्टर्स बताइएगा, आपका फोकस किस पर रहेगा अगले साल? सो ये मार्केट ऐसा है जहां पे क्वालिटी मोमेंटम को आउट परफॉर्म करेगा, रीजनेबल वैल्यूएशन स्टॉक और सेक्टर, एक्सपेंसिव स्टॉक एंड सेक्टर को आउट परफॉर्म करेगा। एंड जहां तक हो सके आपको मार्केट डिस्कवर्ड प्राइसेस है जहां पे डाइवर्सिफाइड ओनरशिप है कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप, निवेश करना चाहिए। आने वाले 3-5 साल सेक्टर रोटेशन और स्टॉक पिक के रहेंगे, बिकॉज बेटिंग पिच से अब इवन पिच हो गई है। सब्जेक्ट टू दैट सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मा, कंज्यूमर स्टेपल, टेलीकॉम, यहाँ पे हमें लगता है कि वैल्यूएशंस आपके साथ हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म करने का वहां पे मौका है। कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, डिफेंस, रेलवे, यहाँ पे थोड़ी सिलेक्टिवनेस रखिए, बिकॉज कई जगह पे वैल्यूएशन ऐसे लगता है कि अपनी एक्सपेक्टेशन के सामने बहुत ज्यादा है। आ गए। अब क्या यही बात अब हमें कुछ पॉकेट्स मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखाई दे रहे हैं जहां वैल्यूएशंस को लेकर चिंता है अभी भी? स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अगेन इस बार हमने देखा कि जो बहुत दौड़े थे और जहां पे वैल्यूएशन बहुत महंगा था, वो सबसे ज्यादा करेक्ट हुए। हाँ, नतीजे भी तो आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश करते समय। सेकंड, मेरे हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप में आप सिलेक्टिवली स्टॉक पिक कर सकते हैं जहां पे ग्रोथ ज्यादा है बाय पेइंग हायर वैल्यूएशन, बट पूरे बास्केट को आप उतनी महंगी वैल्यूएशन दे दे वो शायद उचित नहीं रहेगा। तो अब की बार भारत की ग्रोथ स्टोरी पर हमें दाव लगाना चाहिए और ये लंबा खेल होगा, ऐसे बोल सकते हैं? अनडाउटेबली यस। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती हुई देश में निवेश करने की। एंड ये 3 से और भी आगे जाएगी, 1 और 2 से गैप नैरो करती रहेगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश करने का भारतीय मार्केट सबसे अच्छा मौका है। एंड आप हमारे आसपास देखिए, रशिया में कोई निवेश नहीं कर सकता, ब्राजील में कम्युनिस्ट सरकार की पॉलिसीज की वजह से लोगों को चिंता है, साउथ अफ्रीका में सोशल स्ट्राइफ एंड टेंशन काफी है, चाइना में सैंक्शंस कितनी लगेगी टैरिफ की, एंड वो ताइवान के साथ क्या करेंगे वो डर लोगों को लगा रहता है। इवन साउथ कोरिया जैसी, जिसे वैसे तो डेवलप नेशन है बट इमर्जिंग मार्केट में काउंट करते हैं, कल वहां पे इमरजेंसी लागू हुई और फिर निकाली गई। तो ये सारी चीजों के बीच में मतलब भारत एक ओएसिस इन द डेजर्ट है। एंड जो एफपीआई आज बेच रहे हैं वो यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वैल्यूएशन की वजह से, बट फाइनली सुबह का बुला शाम को घर लौट आएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा, जिस तरह से हम निवेशकों का ट्रेंड देख रहे हैं भारत में, अब तक बाजार देखिए क्लियरली डीआईआईज की वजह से ही काफी हद तक स्ट्रांगली टिके हुए हैं। जो ट्रेंड हमें निवेशकों का दिखाई दे रहा है, जो हर महीना नंबर आते हैं, उसमें आप एनएफओ कहिए, उसमें आप थीमेटिक फंड्स कहिए, इन सब में जो है भरपूर पैसा डाला जा रहा है। इसके एवज में हाइब्रिड भी हम देख रहे हैं कि लोग खूब इसमें चढ़ चढ़ के पैसे डाल रहे हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या गिनी चुनी स्ट्रैटेजीज में आगे बढ़ना चाहिए निवेशक के लिहाज से, जो शायद इस बात को सुन के अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना चाहे, तो वो बदलाव का झुकाव कहाँ होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी पर होना चाहिए? कविता, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो फेस हैं,
हाँ। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बट इस मकाम पे पहुंचने के लिए हम बहुत लोगों के कंधों पे खड़े हैं। हाँ। इसलिए हम इतने ऊपर दिख रहे हैं। जी। पहला है आप जैसे मीडिया के लोग जिन्होंने निवेशकों को सही बात बताई। एक समय था मार्केट गिरता था, निवेशक निरुत्साही हो जाते थे। आज ईटी नाउ, ईटी स्वदेश देखते हैं तो उनमें उत्साह आ जाता है कि यहाँ करेक्शन लेने की अपॉर्चुनिटी है। दूसरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 3 लाख से ज्यादा लोग गांव-गांव, कोने-कोने में जाके लोगों को हैंड होल्ड करते हैं, एसआईपी का महत्व समझाते हैं और जब करेक्शन आता है तब उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप और पैसा लगाए। हाँ। तीसरा इन्वेस्टर्स खुद हैं। एक समय था हम गिरती हुई मार्केट में लोगों के सामने जाते थोड़े भयभीत होते थे, थोड़े डरते थे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आज की तारीख में जब मार्केट गिरता है, निवेशक खुद सामने चल के हमारे पास आता है कि आप लोग डरना मत, हम लोग पैसे निवेश करेंगे, हम लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आप लोग अच्छी कंपनीज में खरीदारी करते रहें। जी। तो मीडिया, जो हमारे निवेशक है वो, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो, एंड सबसे ज्यादा महत्व है सेबी का, हमारे रेगुलेटर का। उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जो बाउंड्रीज बनाई है, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री को मैनेज किया है, लोगों का विश्वास आया है। तो आज डीआईआई की वजह से मार्केट यहाँ पे है, बट हम उन कई लोगों के कंधे पे खड़े हैं जिन्होंने हमें ये योगदान दिया है। बिल्कुल। और क्या बदलाव फिर करने भी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जो मैं पूछ रही थी आपसे? मेरे हिसाब से ये समय है, अगर आप कंजर्वेटिव निवेशक है तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करिए। अगर आप एवरेज इन्वेस्टर्स है तो लार्ज एंड मिड कैप या फोकस्ड फंड या मिड कैप फंड में निवेश करिए। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर, रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड है, सेक्टर फंड है, थीमेटिक फंड है, उसमें निवेश करिए। एक बिजनेस साइकिल करके फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करता है। मेरे हिसाब से हर निवेशक के पोर्टफोलियो में बिजनेस साइकिल फंड एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जब आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाते हैं, आपको टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पे फंड मैनेजर चेंज करता रहता है, आपको टैक्सेशन लायबिलिटी नहीं है। सेकंड चीज, आप हो सकता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सही समय पर छलांग ना लगा पाए। फंड मैनेजर कभी कभी गलत जरूर होगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही विल बी मोर राइट। तो बिजनेस साइकिल फंड को, चाहे आप एवरेज इन्वेस्टर हो, चाहे एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, चाहे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अपने पोर्टफोलियो का अभिन्न हिस्सा जरूर बनाइए। चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, वो जोखिम 2025 में जिससे आप दूर रहने की सलाह देंगे निवेशकों को? मैं तो यही कहूंगा कि सेल्फ गोल मत करिए। हम लोग लालची हो जाते हैं और जहां पे नहीं निवेश करना है वहां पे कर देते हैं। हम लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और रिडीम कर लेते हैं या नया निवेश नहीं करते जब करना चाहिए। तो अपने अंदर के डर को पहचानिए, न डरिए न लालची बनिए, बस एक डिसिप्लिन से निवेश करते रहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमेशा हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। समय दिया आपने हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर 2025 का आपका आगाज़ अच्छा हो और आपके पोर्टफोलियो में भी रिटर्न की बारिश हो, इसी लिहाज से हमने ये बातचीत और मार्केट आउटलुक जो कि आगे का कोटक एएमसी का है आपके साथ साझा किया।